ओके, नाउ 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स में हमने पढ़ा था कि 4 बेसिक गोल्स कौन कौन से थे। फर्स्ट वन वाज ग्रोथ एंड द सेकेंड वन वाज मॉडर्नाइजेशन, फिर था सेल्फ रिलायंस थर्ड वन, एंड फोर्थ होता है क्या हमारा इक्विटी। ठीक है, ग्रोथ में हमने पढ़ा था कि जब कंट्रीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं वो होता है क्या ग्रोथ। उस गोल में था कि कंट्री की जितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या सपोर्टिंग सर्विसेज हो, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करना। और जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका एक बेस्ट इंडिकेटर होता है कि जीडीपी को देखना, और जीडीपी अगर इंक्रीज कर रही होती है तो हम मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, फिर मॉडर्नाइजेशन में हमने पढ़ा था दो चीज, कि मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक होता है अडाप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड द अदर वन इज चेंज इन सोशल आउटलुक, कि सोसाइटी को में कैसा हमारा नजरिया है उसमें बदलाव लाना, उसमें अपनी थिंकिंग को और मॉडिफाई करना। एंड द अदर वन वाज अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना, नए टाइप के कैपिटल गुड्स वगैरह को यूज करना। ठीक है, न्यू टेक्निक्स यूज करना प्रोडक्शन करने के लिए। अब पढ़ते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस से क्या मतलब होता है? सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है क्या, जो खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी और चीजों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, यानी कि हम कह सकते हैं क्या आत्मनिर्भर, है ना। जो इंडिया थी, अभी हम लोग जब इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तो हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले क्या था कंडीशन, इंडिया को सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस भी बोला जाता था, है ना, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, उसके पास पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी, रॉ मटेरियल्स होता था, और जितनी भी जरूरत की चीजें थी ये सारी चीजें रहती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स कॉलोनियल गवर्नमेंट के बाद क्या हुआ कि बहुत सारा जो है इकोनॉमिक हार्म पहुंचा था कंट्री को। तो अब के 5 ईयर प्लान से गोल में भी उनका एक एक गोल था कि सेल्फ रिलायंस बने कंट्री हमारी। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। सेल्फ रिलायंस मतलब ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंट मतलब बाहर की तरफ से जो भी हमें असिस्टेंट मिलता है, यानी मदद मिलती है या हेल्प मिलती है, उससे हमें ओवरकम करना, यानी उसके ऊपर आना। अब जो है इसको हम बोल सकते हैं दैट इज टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हो सकता है कि डेवलपमेंट करना कैसे, थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, मतलब हमारे विद इन दी कंट्री जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन उन रिसोर्सेज की, सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज की मदद से हमें डेवलप करना है, और अपनी कंट्री को इस लायक बनाना है कि जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, जिससे अच्छे से कंट्री डेवलप करे। यानी हमें किसी फॉरेनर्स के ऊपर जो है या फॉरेन में जाके कोई भी सामान या कोई भी चीजें मांगने की जरूरत ना पड़े, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अभी क्या हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन अभी की बात करते हैं, जब इतने जो है कोरोना वायरस के केसेस इतने पीक पे थे, है ना, तो कितनी सारी चीजें थी जो हमारी कंट्री में नहीं मिल रही थी। तो फॉरेन जो है फॉरेनर्स आ रहे थे, अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे थे हमारे कंट्री में मदद करने के लिए। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी तो लोग वहां से ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो थे उसको भेज रहे थे। अलग अलग कंट्रीज अपने अपने तरीके से जो भी चीजें थी वो हेल्प कर रही थी। तो ये क्या था, एक तरह से कहीं ना कहीं जो इंडिया की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसकी कमी दिखा रही थी कि कितनी खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है बेड्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, जितने पेशेंट्स है सबको सफिशिएंटली मिल नहीं पा रहा है। सेल्फ रिलायंस जो है उसकी कमी ही चल रही थी, यहाँ पे यही देखने को मिला, है ना। तो हमें किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर, किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, कि वो हमें अगर मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो हम उस चीज से कोई प्रोडक्शन ही ना कर पाए, ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये गोल रखा गया था कि इंडिया क्या है, आत्मनिर्भर बन जाए, सेल्फ रिलायंट बन जाए, है ना। तो जो पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसिडर्ड एज नेसेसिटी, बिकॉज क्यों जरूरी था सेल्फ रिलायंट होना, सो डैट हम लोग फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम कर सके, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। यानी
किसी अपने कंट्री को छोड़ के किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर की डिपेंडेंसी हमारी, उनके ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाए, है ना। और दूसरा क्या रीजन था, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। क्या होता है जब भी कोई कंट्री अगर अपनी जो है डिपेंडेंसी, उसको पता चलती है कि ये कंट्री मेरे ऊपर डिपेंडेंट है या उसको ये पर्टिकुलर सामान लेने के लिए मेरे पास आना ही आना पड़ेगा, तो वो लोग अपना इंटरफेरेंस भी करने लगते हैं, यानी कि अपना बीच में अपनी अपनी जो है अपना रूल रेगुलेशन भी लगाने पड़ते हैं लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि किसी कंट्री से हमने कोई सामान मंगाया है या कुछ भी किया है, उनके साथ हम डील कर रहे हैं और वो कंट्री को पता है कि इस पर्टिकुलर इंडिया कंट्री में अगर इनको इनको किसी चीज का रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, तो हम बोलेंगे कि आप जो है बदले में हमें यही सामान दीजिएगा, उसके बदले में हमें ये सामान दीजिएगा, वरना हम आपको रॉ मटेरियल देना बंद कर देंगे। या किसी भी तरीके का बोलते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट इससे बना रहे मेरे रॉ मटेरियल से, उस प्रोडक्ट से जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% हमें भी चाहिए या 20% हमें भी चाहिए। तो कोई ना कोई बीच में वो लोग ना अपना इंटरफेरेंस करने लगते हैं, यानी अड़ंगा डालने लगते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो ये चीज हमें भी चाहिए रहेगा, मुझे भी चाहिए रहेगा। अगर हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट कम रहेंगे तो हमें उनकी बात भी कम माननी पड़ेगी, है ना। वो लोग क्या बोलेंगे उनके डिसीजंस को हमें कम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उनसे कोई लेना देना ही नहीं रहेगा तो हम आपकी बात क्यों माने सामने वाले की। इसीलिए क्या था कि अवॉइड करने के लिए, फॉरेन इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए भी सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी था। और दूसरी बात कि फॉरेन पे डिपेंडेंट होने के लिए भी सेल्फ रिलायंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये बात समझ में आई क्यों सेल्फ रिलायंस होना बहुत नेसेसरी माना गया था। इसके दो रीजन सिंपल एकदम इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, मतलब उनकी दखल अंदाजी रोकने के लिए और उनके ऊपर डिपेंडेंट कम होने के लिए। बात समझ में आई? यस मैम। ओके, नाउ फोर्थ है गोल में क्या, इक्विटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। अगर इक्विटी गोल फुलफिल नहीं होता है किसी भी 5 ईयर प्लान के अंदर, तो अब तक के जितने भी गोल हमने पढ़े, ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया, ये सारी चीजें भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इक्विटी गोल जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल होता है और सबसे ज्यादा जो है बेनिफिशियल भी होता है। क्यों होता है? इक्विटी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है इक्विटी मीन्स? इक्विटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी वर्ड जो है ना इक्वल से ही बना है। इक्विटी मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, समानता या इक्वालिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इक्विटी का ऑब्जेक्टिव होता है क्या, द ऑब्जेक्ट सुनो, सॉरी, the objective of growth, modernization and self-reliance may not improve the kind of life which people are living, so it is important to ensure that benefit of economic prosperity are availed by all sections of the economy। यहाँ बोल रहा है कि सिर्फ गोल से, मॉडर्नाइजेशन से और सेल्फ रिलायंस बनने से ही हम क्या कर सकते हैं, कंट्री में कभी भी जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। पूरी तरीके से जो लोग हैं, लोगों की लाइफ है, उनको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है सिर्फ इन तीनों की हेल्प से, जो हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा पढ़े हैं गोल। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब तक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, ये सारी चीजें भी, जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, मतलब रिच हो या पुअर हो या कोई भी हो, जितने भी लोग हैं, जब तक इन सारे लोगों को इसके बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के, तब तक जो है कभी भी कंट्री जो है वो प्रोस्पेरिटी नहीं पा सकती है। ये बात समझ में आई? मतलब सिर्फ गोल, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस से कंट्री कभी भी डेवलप पूरी तरीके से नहीं कर सकती है। हमारे गोल पूरे कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? उसमें जब तक ये इक्विटी वाला पॉइंट ना जुड़ा हो। इक्विटी मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं या इंडिया को सेल्फ रिलायंट ही बना रहे हैं,
वो सब तब तक अधूरा रह जाएगा जब तक हम इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, जब तक हम एक बराबर बेनिफिट के लिए काम नहीं करेंगे। किसके लिए? ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं जैसे कि रिच हैं और पुअर हैं, जब हम दोनों लोगों को चीजें बराबर बराबर की चीज नहीं बांटेंगे तब तक हम कभी भी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. इक्विटी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल होती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी का मतलब है कि ये इंश्योर करना कि जितने भी बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के, जितने भी प्लान्स में, 5 ईयर प्लान्स में गोल्स वगैरह मिल भी रहे हैं, वो गोल सारे के सारे लोगों के पास, यानी कि ऑल सेक्शंस के पास इक्वली मिलने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है और दूसरा जो है उसको उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा जब तक रहेगा तब तक जो है कभी भी गोल पूरा नहीं हो पाएगा 5 ईयर प्लान का, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी भी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द इक्विटी, एवरी इंडियन शुड मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। इक्विटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? सारे इंडियंस को अपने बेसिक नीड्स जो है मिलने चाहिए। जैसे बेसिक नीड मतलब क्या क्या? फूड, हाउस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। तो ये बेसिक नीड्स सारे इंडियंस को मिलने चाहिए। एंड इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, यानी कि जिस तरीके से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिच और पुअर में, उसकी इनइक्वालिटी भी खत्म होनी चाहिए। यानी कि रिच को ज्यादा रिच और नहीं बनाना चाहिए और पुअर को और पुअर नहीं बनाना चाहिए। यानी कि कोई काम अगर रिच कर रहा है तो उसी चीज के लिए उसको ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, इन कंपैरिजन टू कोई काम अगर लेबर वर्कर कर रहा है तो उसके उतने ही इंपॉर्टेंट काम के लिए कम उसको पे किया जा रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो इक्विटी में हमने 3 पॉइंट क्या देखा कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, पहली बात कि इकोनॉमिक बेनिफिट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि हर इंडियंस को जो उसके बेसिक नीड प्रोवाइड होनी चाहिए, जैसे कि फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये सेकेंड पॉइंट हो गया इक्विटी में। और थर्ड पॉइंट हो गया कि देयर शुड नॉट बी एनी इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसमें इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, या उसको रिड्यूस करना चाहिए, उसको कम से कम करना चाहिए, जिससे कि दोनों सेक्शन, जो जितने भी सेक्शन है सब एक बराबर बन जाए। कंट्री की नजर में सारे लोग जो है एक जैसे नजर आने चाहिए। ये नहीं कि कोई जो है बहुत रिच है, कोई जो है बहुत पुअर है, और वो पुअर बना ही रहेगा अगर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा वेल्थ का। समझ में आई बात? यस मैम। ओके। 4 इंपॉर्टेंट गोल्स जो हैं इनको पढ़िएगा फिर से एक बार, बुक के लैंग्वेज में भी पढ़ना, बुकिश लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें बुक्स में और भी ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ी और एग्जाम्पल दिए होंगे, कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है? तो बुक से पढ़ने का ये फायदा होगा कि हमें लैंग्वेज भी समझ में आएगी कि और हम किस तरीके से उसको समझ सकते हैं, है ना? कुछ अपने आप से जोड़ के अगर पॉइंट बनाना है तो लिख भी सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखने की बात अगर आती है तो इतने तरीके से लिखेंगे, उसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इतनी पॉइंट्स लिख देंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा या कुछ नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखो तभी पूरा पूरा फुल मार्क्स मिले। अगर सारी चीजें कवर हो जा रही हैं छोटे में ही तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बात समझ में आई? यस मैम। ओके। यस मैम। चलो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है नेक्स्ट, उसमें फिर देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था, कैसे डेवलपमेंट किया गया था एग्रीकल्चर का 1950 टू 1990 में। ठीक है? उसमें क्या क्या काम हुआ। तो अभी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत बहुत खराब कर दी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट में। ये हो गया था, ना तो ग्रोथ हो रही थी वहां पे, ना तो इक्विटी थी लोगों को एक बराबर, क्योंकि लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, सॉरी लैंड टेन्योर सिस्टम था वहां पे। तो उसकी वजह से क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था, प्रॉपर्टी थी। कब थी? ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वही लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड by intermediaries like zamindar who merely collected rent lagan from the actual tiller of the soil.
ये हमें पता था, हम लोग पहले पढ़े भी हैं कि जो इंडिपेंडेंट के टाइम जो था उस समय पे भी लैंड टेन्योर सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा था। जैसे कि जमींदार थे वो लगान कलेक्ट करते थे। The low productivity of the agriculture sector forced India to import food from United States of America. जो इंडिया की लो प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन बहुत ही खराब थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी प्रॉपर जो है, और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें नहीं थी, और ब्रिटिशर्स ने कुछ भी काम नहीं किया था डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो जो इसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी थी इंडिया में, तो लो प्रोडक्टिविटी को क्या करने के लिए, उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को फोर्स होना पड़ा था इंडिया को कि फूड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से इंपोर्ट करने पे। अब ब्रिटेन से नहीं कुछ इंपोर्ट होता था, लेकिन यूएसए से इंपोर्ट होता था बहुत सारा फूड प्रोडक्ट। और ये 1 मार्क्स में पूछता भी है कि कहाँ से इंपोर्ट कराया जाता था लो प्रोडक्टिविटी के कारण। ठीक है, कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। The agriculture sector accounted for the largest share of workforce from approximately 70 to 75%. ये हम लोग ने पढ़ा भी था पीछे भी कि उस दौरान इंडिपेंडेंट के टाइम या उसके पहले के टाइम पे क्या था कि ज्यादातर वर्कफोर्स जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थी। लगभग 70 से 75, 70 to 75% जो पॉपुलेशन था वर्कफोर्स का वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट था। इसीलिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो था वो बहुत ज्यादा जरूरी था। कहाँ से? फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्योंकि कंट्री का 70 to 75% अगर वर्क फोर्स है, अगर वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही काम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी उस समय फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी यही था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो प्लान में इसको रखा गया था एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्या क्या किया गया था? अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फीचर्स बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी चीजें हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं वो उसके फीचर्स भी हैं, वो उसके प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ा था, है ना। तो जब तक हमें पहले प्रॉब्लम नहीं पता रहेगी तो हम कैसे पता चलेगा कि उस चीज के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या प्लान बनाया गया था। तो पहले हम ये जानते हैं कि क्या क्या हमारी प्रॉब्लम चल रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, या उनके क्या क्या फीचर्स थे, क्योंकि फीचर्स ही यहाँ पे प्रॉब्लम है। कैसे फीचर प्रॉब्लम है, ये वाली बात समझ में आई? जितने भी फीचर हैं वो सारे प्रॉब्लम ही चल रहे थे, क्योंकि कोई भी चीज उसमें जो है फेवर में नहीं हो रही थी, अच्छी चीजें नहीं हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, है ना। कुछ मेन फीचर्स क्या है 1950 टू 1990 की? लो प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला क्या है? लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम था। लैक ऑफ नॉलेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन इन दिस सेक्टर। लो प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा कारण क्या था? लोगों के पास नॉलेज नहीं था, जानकारी की कमी थी। उनको उनको पता नहीं था कि किस तरीके से हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, कैसे काम करना है, किस तरीके से हमें जो है अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। कोई एजुकेशन नहीं दिया गया था, कोई भी एफर्ट नहीं डाला गया था वहां के फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए। तो लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सिर्फ एजुकेट करने का मतलब है बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम वगैरह थी ना, उनके बारे में भी इन लोगों को नहीं पता चल पा रहा था, तो इस चीज में भी वो पीछे रह गए थे। सेकेंड पॉइंट है क्या? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किसी को पता है? क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया गया था। यस मैम, मालूम है। हाँ बताओ मैम, इसमें वो था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग वर्क करते हैं। ज्यादा लोग मतलब कितने सारे लोग? तो अभी तक तो हम लोग ये पढ़ ही रहे थे नीड से अधिक। नीड से ज्यादा लोग ना, जरूरत से ज्यादा। जैसे कि जहां पे सिर्फ 3 लोगों का काम है वहां 6 लोग 7 लोग काम कर रहे होंगे, है ना। तो जब मोर देन रिक्वायर्ड पीपल जहां अभी किसी वर्क में एंगेज कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस चीज को क्या, वहां वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो होती है क्या? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि जहां पे 2 लोगों का काम था, 2 लोग आराम से कोई वर्क कर सकते थे, बट उससे ज्यादा वहां पे 6 लोग 7 लोग काम कर रहे हैं, तो उस जगह पे कोई भी काम जो है अच्छे से हो भी नहीं पाता था, क्योंकि जरूरत से ज्यादा
जहाँ पे जैसे कि कोई एक छोटी सी ही लैंड है, 2 लोग मिलके आराम से जो है, एक लोग प्लांट वाटरिंग कर सकते हैं, एक लोग दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे 7 लोग 8 लोग खड़े हैं, तो खड़े होने की जगह नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग प्लांट्स लगाएंगे कहाँ पे, वाटरिंग करेंगे कहाँ पे, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्योंकि हमने पढ़ा भी कि मोर देन 70 to 75% जो थे पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थी, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी होती थी। थर्ड है क्या, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, और उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, मॉडर्न टेक्निक या टेक्निक्स नहीं थी कि किस तरीके से वाटर करे प्लांट को, तो सब लोग जो है ना डिपेंडेंट रहते थे रेनफॉल के ऊपर। अगर बारिश हुई तो उनकी खेती होगी, उनका फसल होगा अच्छा, अगर बारिश नहीं हुई तो उस साल जो है पूरा कोई फसल ही नहीं होगा, उनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, फेमाइन की कंडीशन आ जाएगी कंट्री में, ऐसा सिचुएशन होता था कि ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज और टेक्निक फार्मर्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। पुअर फैसिलिटीज की वजह से जो है फार्मर्स ज्यादातर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक है, थर्ड फीचर या थर्ड प्रॉब्लम ये चल रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। फोर्थ क्या थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग वाली प्रॉब्लम चल रही थी फोर्थ। इसका ये मतलब है कि सिर्फ उतने ही क्रॉप्स ग्रो हो पा रहे थे जितना वो खुद यूज कर पा रहे थे, है ना, कोई भी सरप्लस जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, या सरप्लस जो है क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे लैंड पे, जिनको वो फर्दर मार्केट में सेल करे और उन बेचे हुए से पैसा कमाए और आगे अगले जो है एग्रीकल्चर वर्क के लिए जो है पैसा जुटा सके और उसके लिए क्रॉप वो खरीद सके, सीड्स वगैरह या कुछ अरेंजमेंट कर सके। ठीक है, it is the practice of growing crops only for one's own use without any surplus for trade। इसमें लिखा भी है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग का ये मतलब होता है कि जितने में उनका बस खाना पीना हो सके, जितना उनको चाहिए रहता है उतनी ही प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही थी, उतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे थे वो लोग। ठीक है, जरा सा भी सरप्लस या किसी भी क्रॉप्स का सरप्लस नहीं ग्रो हो रहा था, जिसको वो फर्दर जो क्या होता है, जब हम लोग ढेर सारा अनाज उगाते हैं तो कुछ पोर्शन अपने घर पे खाने के लिए रख लेते हैं और बाकी का सरप्लस जो है वो जाके मार्केट में कहीं सेल कर देते हैं। मार्केट में सेल करेंगे तो उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, उसी प्रॉफिट को तो हम अगले साल फिर से सीड खरीदेंगे और लगाएंगे और फिर से एग्रीकल्चर वर्क करेंगे, और जो भी उसमें फैसिलिटीज टेक्निक वगैरह लगानी होगी, टूल्स वगैरह यूज करना रहेगा, तो उन्हीं पैसों से ये सारी चीजें की जाती थी। लेकिन उनके पास इतना एग्रीकल्चर हो ही नहीं, उतना प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा था जिसकी वजह से जो सरप्लस को मार्केट में सेल किया जाए। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, या इसके ऊपर डेफिनेशन भी पूछ सकता है अलग से, तो इसको लर्न करना है कि क्या होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सिर्फ उतना प्रोडक्शन करना क्रॉप्स का जो सिर्फ अपने पर्सनल यूज करने के लिए हो, सरप्लस जिसमें ना हो। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर में डेफिनेशन पूछता है। ठीक है, तो डेफिनेशंस जो होते हैं वो एग्जैक्टली वही लर्न होने चाहिए, अगर अच्छे से मीनिंग समझ में आती है तो हम लिख सकते हैं खुद से भी उसको। और फिफ्थ और क्या प्रॉब्लम चल रही थी एग्रीकल्चर में, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी। There were many obsolete technologies and harvesting machines. These harvesting machines are mostly manual. ज्यादातर जितनी भी हार्वेस्टिंग मशीन्स थी ना वो क्या थी, मैनुअल थी। मैनुअल मतलब हाथ से चलने वाली थी, मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह नहीं यूज होती थी, मॉडर्न मशीनरी नहीं थी, क्योंकि जो काम जल्दी कर सके, है ना, और कॉस्ट एफिशिएंट भी हो, यानी सस्ते में चीप रेट में काम कर सके, तो ऐसी चीजें नहीं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, एक ये ड्रॉबैक था। 6 क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। टेनेंट्स कौन होते हैं, टेनेंट्स कौन होते हैं, हाँ, टेनेंट्स कौन होते हैं, देख रेख में काम करते हो? नहीं, और कौन बताएगा, देख रेख का काम नहीं करते हैं। अच्छा ये लैंडलॉर्ड पता ना, लैंडलॉर्ड कौन होता है ये तो पता होगा, जमींदार। जमींदार। जमींदार भी बोल सकते हैं, तो उनको, और ये भी तो बोलते हैं जो मालिक होते हैं,
जो जमीन के मालिक होते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जो जमीन के मालिक होते हैं वो खुद एग्रीकल्चर वर्क थोड़ी ना करते हैं, वो अपने लैंड को टेनेंट्स को दे देते हैं। यानी कि जैसे मान लो अगर घर की बात करते हैं, अगर ऐसा एग्जाम्पल के लिए, तो जो मकान मालिक होता है उसको हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं, और उनके मकान पे जो किराएदार होता है, जो किराए पे रहता है, उन्हें हम टेनेंट्स बोलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जो इनकी लैंड होती थी ना, जो लैंड के ओनर होते थे वो लैंडलॉर्ड होते थे, और उस लैंड ओनर के लैंड पे जो एग्रीकल्चर वर्क उनके बिहाफ में करता था उसे हम टेनेंट्स कहते थे। ठीक है। तो फार्मर्स वर ऑफन अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट बाउंड देम टू देयर लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यूज टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स। जो फार्मर्स होते थे, टेनेंट्स होते थे, वो उनसे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे और ज्यादा पैसा वसूलते थे कि तुम मेरे लैंड पे काम करोगे तो उसके बदले में तुम्हें जो है पे करना पड़ेगा इतना। इन दोनों के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट होता था, लैंडलॉर्ड टेनेंट से उनके लैंड पे काम करने के बदले में ज्यादा इंटरेस्ट वसूलता था। तो ये भी एक ड्रॉबैक हुआ करता था। अब इसे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम।